नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस साथी। मैं दीपक। आज इस करंट अफेयर का मंथली जो करंट अफेयर सेशन का है उसका सेट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सेट 5 से 6 सेट में लाएंगे इन सारे लेक्चर्स को। तो ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द एनी एग्ज़ाम्स इन द इंडिया में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पूरी डिटेल से एनालिसिस करेंगे, पूरे डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या करंट अफेयर का न्यूज़ आया है। देखिए, क्वेश्चन एक होगा लेकिन इससे जो डिस्कशन होगा उससे अनेक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन का संग्रह है। तो इसीलिए इसको पूरी तरह से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं ऑन द channel. So you are requested, please subscribe and share to all of your friend, and it is the motivation part of our lecture. Now let's start our lecture. Now comes to the first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिप्लॉय डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR टेक्निक ऑफ पैडी। तो हिंदी में एक बार सुन ले कि जो हमारा इनमें से कौन सा राज्य, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा राज्य उसने डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे या डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक को इन द फील्ड ऑफ पैडी। पैडी के खेती करने के लिए वो डायरेक्ट सीडिंग जो मेथड है, टेक्निक है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो स्टेट है ये है पंजाब। ये जो स्टेट है ये है पंजाब। नाउ कम्स टू द व्हाट इज़ DSR टेक्निक, व्हाट इज़ द कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ पैडी। तो चलिए बात करते हैं कि जो DSR टेक्निक है, तो DSR टेक्निक में क्या किया जाता है कि DSR टेक्निक में देखिए, DSR टेक्निक समझने से पहले आप समझिए कि जो कन्वेंशनल टेक्निक क्या है, तो आपको DSR टेक्निक अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो कन्वेंशनल टेक्निक में क्या होता है, जो हम राइस का खेती होता है, तो राइस की खेती में सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो राइस का बीज होता है, जो सीड होता है, उसको बुआई किया जाता है। जैसे देखिए ये सीड जो फर्स्ट आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें सीड को बुआई किया जाता है। देखिए क्या है, हाथ से इसको सिंपल करते हैं तो किस तरह से किया जाता है। जैसे आपको है, मान के चलिए 1 एकड़ है, 1 एकड़ ज़मीन में आपको पैडी लगानी है। तो 1 एकड़ का 10th पार्ट मतलब 1/10 एकड़, 1/10 एकड़ में आपको इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एक पैडी का ये जो सीड जिस तरह से ये छिड़क रहे हैं फील्ड में उस तरह से छिड़कना पड़ेगा। और जो सेकेंड फिगर में है वो ये जब सीड तैयार हो जाती है तब सेकेंड फिगर में आपको जो दिख रहा होगा छोटे छोटे प्लांट्स ऑफ द पैडी, ये आपको दिखाई देंगे। अब इस छोटे छोटे प्लांट्स को क्या किया जाता है कि इसको हम बोलते हैं, अपने जो लोकल लैंग्वेज में बिराड़ बोलते हैं, इसको बिराड़ बोलते हैं। बट जो भी अपने अपने लोकल लैंग्वेज में इसका नाम है, बट ये स्मॉल प्लांट है जो कि पैडी के द्वारा पैडी से बना है। पैडी स्मॉल प्लांट ऑफ पैडी है। अब इस स्मॉल प्लांट को क्या किया जाता है, उखाड़ा जाता है, उखाड़ करके इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है उन बड़े फील्ड में जहाँ पे आपको पैडी उगानी है। मतलब कि 1 एकड़ वाला जो बड़े फील्ड आपने सेलेक्ट किया था वो, उसमें आपको इस तरह से तैयार किया जाएगा खेत को किस तरह से तैयार किया जाता है फील्ड को, तो उसमें आपको पानी प्रॉपर चाहिए, मतलब कि 4 से 5 सेंटीमीटर हाइट पानी चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो और बेहतर है, ठीक है ना। मतलब कि जो आपका पैर का जो नी है, पैर का नी मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, लेग का जो एड़ी बोलते हैं, एड़ी तो डूबा हुआ रहना चाहिए, एड़ी के ऊपर जो हड्डी होती है वो डूबा हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वो इतना पानी होनी चाहिए, देख रहे होंगे पानी कहाँ तक है, ठीक है ना। और उसको प्रॉपर जो सॉइल है उसको प्रॉपर पानी में मिक्स होना चाहिए, वो मतलब कि कीचड़ की तरह बनना चाहिए, तब उसमें है सो ये प्लांट रोपी जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है। जब ये ट्रांसप्लांट हो जाती है तब उसके बाद है सो पानी कंटिन्यूसली देते रहना होता है, उसके बाद फसल तैयार हो जाती है तो काट लिया जाता है। तो ये तो है कन्वेंशनल मेथड। अब डायरेक्ट सीडिंग मेथड में क्या है कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन का झंझट है ना, इसको हटाना है बीच वाला। डायरेक्ट आपको सीड जो है खेत में लगानी है और प्लांट उगानी है, ठीक है ना। इसमें ट्रांसप्लांट का झंझट नहीं है। तो ये सीड किसके द्वारा, तो ट्रैक्टर का यूज करके ये सीड को गिराया जा सकता है, आप जो फिगर 4 में देख रहे होंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि ये ऐसा क्यों किया गया है, पहले तो मेथड था उसमें क्या होता था। तो देखिए जो पहला मेथड है उसमें बहुत सारा लेबरर, एग्रीकल्चर लेबरर होती है, उसकी आवश्यकता पड़ती थी। अभी क्या चल रहा है कि पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, माइग्रेंट वर्कर जो भी वो काम कर रहे थे पंजाब में, वो सारे अपने अपने घर चले गए हैं। तो वहाँ पे लेबर्स की, जो एग्रीकल्चर लेबर्स है उसकी कमी पड़ गई है। तो कमी को दूर करने के लिए अब कैसे होगा उपाय, तो उसके लिए ये DSR टेक्निक किया अपनाया गया है, जिसमें है सो डायरेक्ट सीडिंग इम्प्लीमेंट की जाएगी।
इस टेक्निक से जो बचत हो गई, पैसा जो किसानों की बचत होगी वो होगा 6000 पर एकड़। मतलब अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ पे 6000 की बचत होने वाली है। अब हम बात करेंगे जो वाटर है, वाटर की भी इसमें कम आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पे इसमें देखिए आप लगभग घुटना के पास तक पानी है, घुटना के पास तक पानी है, वहाँ पे इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर आपको अगर वाटर लेवल है खेत में मेंटेन तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग चाइनीज रोवर रिसेंटली लैंडेड ऑन द मार्स। इनमें से कौन सा चाइनीज रोवर है, यहाँ पे रवा लिखा गया है, यहाँ पे रोवर होगा, चाइनीज रोवर है जो कि लैंड किया है मार्स पे। तो ये है ताइवियन 1, ताइवियन 1 बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं जो ताइवियन 1 है उसके बारे में। तो चाइना का जो ये स्पेस मिशन है, मार्स मिशन है, वो बहुत ही फर्स्ट मार्स मिशन है और इसके लिए बहुत ही एम्बिशियस मार्स मिशन है, स्पेस मिशन है। और इसमें जो रॉकेट यूज किया गया था इस स्पेस मिशन के लिए, ये रॉकेट यूज किया गया था लॉन्ग मार्च 5। रॉकेट का नाम याद रखें, लॉन्ग मार्च 5, जो चाइनीज़ रॉकेट है। और इसको जो लॉन्च किया गया था ये किया गया था वेंचांग लॉन्च सेंटर से। इसने 13 पेलोड को कैरी किया था, जिसमें 7 ऑर्बिटर थे और 6 रोवर थे। और ये सारे जो है रोवर को ये सारे इस्टेब्लिश करने थे ऑन द मार्स। मतलब कि ऑर्बिटर को ये इस्टेब्लिश करना था, मार्स को ये इस्टेब्लिश करना, मतलब ये इंटीग्रेटेड स्पेस मिशन था जिसमें ऑर्बिटर भी मार्स के ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करना था और रोवर भी लैंड करवाना था। जैसे कि हम लोगों ने चंद्रयान 2 में किया था। चंद्रयान 2 में भी हमने एक ऑर्बिटर और एक रोवर भेजा था। ऑर्बिटर को हम लोगों ने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया था इन द मून ऑर्बिट, बट जो हमारा रोवर था विक्रम जो लैंडर था वो सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया, और लैंड नहीं होने की वजह से वो क्रैश कर गया और हमने रोवर जो प्रज्ञान रोवर था उसको इंस्टॉल नहीं कर पाया। लेकिन जो मार्स में जो है वो मतलब कि चाइना ने सक्सेसफुली मार्स पे दोनों चीज़ कर दिया, ऑर्बिटर भी इस्टेब्लिश कर दिया और ये रोवर भी कर दिया। इसीलिए ये जो इसका मार्स मिशन है एक यूनिक बन गया है इन द वर्ल्ड। अमेरिका भी ऐसा नहीं कर पाया है, क्योंकि वो मार्स पर एक बार ऑर्बिटर भेजा है, एक बार रोवर भेजा है। अमेरिका ने भेजा है परसर्वेंस, इसी साल परसर्वेंस रोवर, जिसमें उसने एक जो है अनआर्म्ड एरियल व्हीकल मतलब यूएवी भी भेजा है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर, मतलब बोल सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर भेजा है जो कि मार्स पे हवा में घूम घूम के वहाँ पे सर्विलेंस या जो भी है ऑब्जर्वेशन का काम करेगी। जो ऑब्जेक्टिव है, जो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो जोग्राफिकल मैप है मार्स का, मतलब जियोलॉजिकल मैप ऑफ मार्स को हमको बताएगा, क्रिएट करेगा। और सेकेंड कि यह मार्टिसन सॉइल को पर जो वाटर और आइस का जो बात कर रहे हैं कि वहाँ वाटर या आइस की पॉसिबिलिटी है उसको भी वो एक्सप्लोर करने का काम करेगा। वो सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ कंपोजिशन, जो वहाँ का मार्स का जो सरफेस का कंपोजिशन है उसका अध्ययन करेगा। वो मार्टिजन एटमॉस्फेयर और वहाँ का क्लाइमेट को भी अध्ययन करेगा। उसके अलावा वो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी अध्ययन करेगा। तो चलिए ये सारा इस रोवर का काम है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे ऑर्बिटर विथ रोवर। चलिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विंग कॉम्बे मेट्रॉइड्स recently used for display in which country? विंचकॉम्बे मेट्रॉइड्स रिसेंटली किस न्यूज़ पे मतलब रिसेंटली न्यूज़ में था, उसको कहाँ डिस्प्ले किया गया? तो ये किया गया है यूके में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूके। बात करते हैं ये जो विंचकॉम्बे मेट्रॉइड्स है उसके बारे में। तो ये फाउंड किया गया था एक टीम के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के द्वारा टीम को अपॉइंट किया गया था। और इसको डिस्प्ले किया गया है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ग्लोसेस्टरशायर में किया गया है। और ये जो है मेट्रॉइड्स इसने फरवरी में यूके में लैंड किया था, मतलब कि सरफेस को छुआ था। अब हम बात करते हैं कुछ मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज द मेटियोर्स, व्हाट इज द मेटेराइड्स। तो सब के बारे में बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं जो एस्ट्रॉइड है। तो एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड एक बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है साइज में, बट वो एक रॉक
का हो सकता है, मतलब एक पत्थर का, चट्टान का एक टुकड़ा हो सकता है, मतलब चट्टान हो सकता है, या वो मेटल का एक टुकड़ा हो सकता है, मतलब कि जनरली वो चट्टान ही होता है, ठीक है ना। मिनरल्स का एक टुकड़ा होता है जो कि कहाँ से आता है, जो मार्स और जुपिटर में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट्स है वहाँ से स्केप होकर के ये स्पेस में मूव करता है, स्पेस में ये एक बॉडी की तरह मूव करता है। इसका साइज काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी छोटा, मतलब हिमालय के साइज़ के भी बराबर हो सकता है, या उससे एक ट्रक के साइज़ के भी बराबर हो सकता है, मतलब कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं मेटेरॉइड्स की। तो मेटेरॉइड्स क्या होता है कि ये एक छोटे साइज़ में होता है, जिसका साइज़ एक डस्ट पार्टिकल से लेकर के एक छोटे एस्टेरॉयड की तरह इतना बड़ा होता है। लेकिन जब ये मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगे तो उसको बोलेंगे मेटियोर्स। जब ये मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गए तो उसको बोलेंगे मेटियोर्स। और जो मेटियोर्स अर्थ के सरफेस को टच कर गए उसको बोलेंगे हम मेटेराइट। उसको क्या बोलेंगे, मेटियोराइट। सारा का सारा मेटेराइट्स अर्थ के सरफेस को टच नहीं करता है, क्योंकि मेसोस्फेयर में हाई फ्रिक्शन, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाई फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न कर जाता है और कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, और जिसको हम देखते हैं टूटता हुआ तारा के फॉर्म में। तो ये है मेटेराइट्स। तो आई होप पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा व्हाट इज मेटेराइट्स, व्हाट इज मेटियोर्स एंड व्हाट इज मेटेराइट्स एंड व्हाट इज एस्टेरॉइड्स। समझ में आ गया होगा। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, टुकाए साइक्लोन कैटेगराइज्ड एज सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन और साइक्लोन या नन। तो जो टुकाटे साइक्लोन आई थी वो थी वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आया था। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अब बात करते हैं जो टुकाडे साइक्लोन है वो किस कैटेगरी में आया था। वो आया था साइक्लोनिक स्ट्रॉम। सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में पहले इसको कैटेगराइज किया था, लेकिन बाद में इसकी जो गंभीरता है उसको देखते हुए इसको वेरी सीवियर साइक्लोन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं जो ये साइक्लोन का नाम जो है टिकाओ, ये आया था कहाँ से। ये म्यांमार में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो इसका मीनिंग होता है जीको। जीको मतलब कि एक हाईली वोकल लिजार्ड, मतलब कि बहुत बड़ा लिजार्ड। इसको हम बर्मीज लैंग्वेज में बोलते हैं। तो नाम को लेकर के क्लियर हो गई, ये बर्मा से लिया गया है, ठीक है ना, म्यांमार ने इसका नाम दिया गया था, म्यांमार के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं जो ये साइक्लोन आते हैं, जो साइक्लोन है ये भी टुकाए आया या अभी जो यास आया है, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये आते हैं साइक्लोनिक, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे कि जो ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर है उसके आसपास ही ये साइक्लोन आएगा। ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर मतलब कि जो इंडियन ओशन का पार्ट है, अरब सागर हो गया आपका, जो हो गया बे ऑफ बंगाल, तो यहीं से साइक्लोन जनरली उठते हैं ये। और ये उठ करके कहाँ जाते हैं, तो ये क्या होता है कि जब साइक्लोन उठने का रीज़न क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्लाइमेट जो होता है, जैसे मानसून, ये जो साइक्लोन आते हैं जनरली आते हैं मानसून से ठीक पहले और मानसून के ठीक बाद, मतलब प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून। और इस जो प्री मानसून या पोस्ट मानसून का जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है, जो वेदर होता है, बात करते हैं तो वेदर होता है वार्म वेदर। वार्म वेदर की वजह से क्या होता है, जो समुद्र का पानी, साइक्लोनिक रीजन में जो समुद्र का पानी है, मतलब जो इंडियन ओशन हो गया या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, तो वहाँ पे पानी बहुत ही हीट हो जाती है। पानी का टेम्परेचर पहुँच जाता है 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ओशन वाटर का। और जो वहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज करने लगता है। जब प्रेशर डिक्रीज करता है तो वहाँ पे साइक्लोन का जो एरिया है, लो प्रेशर एरिया बनना स्टार्ट हो जाता है और साइक्लोन का जन्म होने लगता है। और लो प्रेशर एरिया की वजह से वहाँ जो वाटर, एक तो गर्म है, गर्म वाटर में एवोपरेशन तेज़ी से होता है। एवोपरेशन तेज़ी से होने बादल का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है, और ये बादल और लो प्रेशर की वजह से, जब हम मालूम है कि हवा कहाँ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब ये हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी तो हवा बड़ी तेज़ी से फ्लो करती है। तेज़ी से फ्लो करने की वजह से क्या आता है, स्ट्रॉम आता है, तूफान आता है। और उसके साथ साथ क्योंकि पानी बादल बनी है, बादल बहुत ही मोटा बादल बनता है, जिसकी वजह से पानी पूरे बादल में भर जाता है, जिसकी वजह से भारी बारिश भी होती है। तो इसीलिए टुकाए साइक्लोन या जो यास साइक्लोन है वे न्यूज़ में रही है। यह साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल, जो अंडमान निकोबार है वहाँ से उठा था, जबकि जो टुकाए साइक्लोन है वो जो उठा था कहाँ से उठा था, तो ये उठा था आपका अरेबियन सी में, ठीक है ना। तो ये साइक्लोन के बारे में
ये पूरा डिस्कशन है। द फुल फॉर्म ऑफ जूस इज, द फुल फॉर्म ऑफ जूस इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जुपिटर आइस मार्स एक्सप्लोरेशन, जुपिटर आइस सॉरी मून एक्सप्लोरेशन, जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरेशन, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरेशन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और इसमें दो काम कर रही है, एक तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रही है और दूसरा जो एजेंसी काम कर रही है वो कर रही है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो एजेंसी है वो काम कर रही है। ये मिशन आखिर में है क्या? तो ये मिशन जुपिटर में जो 3 मून्स है, जुपिटर का जो 3 मून है उसका स्टडी करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है। ये मिशन में जो 3 जो मून जो पढ़ेंगे, मतलब कि जो अध्ययन होगा इसका, ये होगा गैनीमेडे, कैलिस्टो एंड यूरोपिया, मतलब 3 ये मून है, इस तीनों का जो है स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें रीज़न क्या है, यही तीनों क्यों चुना गया है? क्योंकि ये इसमें जो है कुछ सिग्निफिकेंस मिले, मतलब वाटर के कुछ ड्रॉपलेट मिले हैं, वाटर का कुछ सबूत मिला है वाटर होने का वहाँ पे, और कुछ हैबिटेटल इन्वायरमेंट, मतलब कि वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट जैसा कंडीशंस बना हुआ, तो वहाँ पे वो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ का सरफेस कुछ इस तरह का है, इसलिए उसको लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में, इसको लॉन्च किया जाएगा जून 2022 में, और ये पहुँचेगा कब? अक्टूबर 2029 में, और इसको पूरे ट्रेवल करने में 88 मंथ का समय लगने वाली है। अब बात करते हैं जो इसमें जो है ग्रेविटी 5 ग्रेविटी असिस्ट का यूज़ किया जाएगा। 5 ग्रेविटी असिस्ट, ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है? तो ग्रेविटी असिस्ट एक मेथड है जिसमें हम किसी दूसरे प्लेनेट, अर्थ के अलावा जो स्पेस में प्लेनेट है उसके ग्रेविटी का यूज करते हैं, ठीक है ना। ग्रेविटी का यूज किस लिए किया जाता है? उसके जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, जो हम स्पेस में मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जो स्पेस शिप लॉन्च कर रहे हैं, यानी रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं या सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं स्पेस में, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए या उसके डायरेक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हम दूसरे प्लेनेट के ग्रेविटी का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये दूसरे प्लेनेट के ग्रेविटी से क्या होता है कि जो प्रोपेलेंट का जो एक्सपेंसेस है, जो प्रोपेलेंट सेव हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पेस का ओवरऑल एक्सपेंसेस है उसमें कमी आती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द फंड टू इंक्रीजमेंट जल जीवन मिशन इन हाउ मेनी स्टेट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक फंड इंक्रीमेंट किया गया है जल जीवन मिशन के लिए, ये और ये कितने स्टेट में किया गया है? तो ये किया गया है 15 स्टेट में, 15 स्टेट में ये किया गया है। चलिए बात करते हैं जो जल जीवन मिशन है ये रिलीज़ किया जाएगा 2021, मतलब कि 4 इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ किया जाएगा 2021 2022 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें। अब बात करते हैं जो जल जीवन मिशन है इसका थीम क्या है? तो इसका जो सबसे बड़ा मिशन है इसका है कि एक आदमी को 55 लीटर पानी पहुंचाना है, ठीक है ना। और ये जो पानी पहुंचाया जाएगा ये पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया गया, टैप के द्वारा पहुंचाया गया, मतलब कि पाइपलाइन टैप का जो मिक्सिंग होता है उसके द्वारा हाउस होल्ड को पानी दी जाएगी। 2024 तक इस मिशन को कंप्लीट करना है। ये मिशन अनाउंस की गई थी 2019 में, और इसका जो चीफ ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? पाइप वाटर सप्लाई, हर घर जल, हर घर जल जो है वो सारे रूरल हाउस होल्ड में पहुंचाने का काम था। तो आप देख रहे होंगे जल जीवन मिशन जो है वो पीआईबी के द्वारा हमने जो यूनियन बजट 2019-20 का निकला था उसमें है, तो 2024 तक पूरा पाइप वाटर सप्लाई चाहिए। और जो इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल विल कवरेज विथ अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, मतलब कि दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस पर काम करेगी। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट टू यूज एग्रीकल्चर, मतलब कि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया जाए कि जो ग्राउंड वाटर है, जो पानी का वेस्टेज हो रहा है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उस सब मेथड को अपनाया जाए, और जो हाउस होल्ड का वाटर है उसको इरिगेशन के लिए प्रॉपरली यूज किया जाए। तो ये इस जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज एंटी कोविड ड्रग? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है एंटी कोविड ड्रग को?
तो आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डीआरडीओ के द्वारा एंटी ड्रग कोविड एंटी ड्रग जो है वो लाया गया, एंटी कोविड ड्रग। अब बात करते हैं कि उस ड्रग का नाम क्या है, 2DG ड्रग। 2DG मतलब फुल फॉर्म 2-डाइऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-डाइऑक्सी डी ग्लूकोज, याद रख लीजिए 2-डाइऑक्सी डी ग्लूकोज मतलब 2DG ड्रग। 2DG ड्रग डीआरडीए के द्वारा और उसके द्वारा एक और वर्क की है डॉक्टर रेड्डीज लाइब्रेरी। दो मतलब कि दो लाइब्रेरी के द्वारा ये अध्ययन लैब के द्वारा ये बनाया गया है। डीआरडीओ का जो लैब इसमें शामिल था वो था न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, INMAS, जो कि न्यू दिल्ली में है, जो डीआरडीओ का एक लैब है। और डॉक्टर रेड्डी के द्वारा ये तैयार किया गया है। DGCI ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसको परमिशन दे दी है इमरजेंसी यूज के लिए। जो सीवियर कोविड-19 पेशेंट है उनको ये मंजूरी दे दी गई है। देखिए 2GD ड्रग ये वर्क क्या करता है, तो जो आपका सीवियर पेशेंट है उसमें जो ऑक्सीजन का जो अभी चल रहा था प्रॉब्लम, तो ऑक्सीजन का जो डिमांड है उसको कम कर देगा, उसका सीवियरिटी को रिड्यूस करेगा। और ये एक ग्लूकोज की तरह है जिसको मतलब कि पानी में घोल करके या एनीथिंग जो घोल करके इसको लिया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी इज प्रोवाइडिंग टेली काउंसलिंग टू द चिल्ड्रेन थ्रू संवेदना। इनमें से कौन से एजेंसी ने टेली काउंसलिंग की है चिल्ड्रेन को संवेदना के थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ए ऑप्शन है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेशनल कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। चलिए इसका देख लेते हैं संवेदना क्या है। तो संवेदना जो है आपका जो टोल फ्री नंबर है वो दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कीजिए मतलब कि और इसमें आप संवेदना पाइए। चलिए ये क्या है, तो संवेदना क्या है कि जो बच्चे कोविड-19 से इफेक्टेड है या जिसके माता पिता कोविड-19 से इफेक्टेड है या जिसके माता पिता की डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, तो क्या हो रहा है बच्चे में मेंटली हरास हो रहा है। मेंटली हरास मतलब कि वो थोड़ा बच्चे होते हैं इमोशनल सपोर्ट होते हैं बाय द पेरेंट, लेकिन जब ये पेरेंट घर में दिक्कत चल रही है, जब ये कोविड-19 से परेशान है तो उन पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब कि बच्चे परेशान होंगे ही, जाहिर सी बात है, तो परेशान होंगे तो वो डिप्रेशन में जाएंगे या यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लगेगी। तो जिसकी वजह से जो क्या होती है क्या है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है उसने एक टेली काउंसलिंग स्टार्ट की है, फ्री टेली काउंसलिंग, जिसमें चिल्ड्रन को क्या किया जाएगा कि उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको जो है सो इंटरटेन किया जाएगा। मतलब कि उनका जो ध्यान है, जो पेरेंट्स से ध्यान है, जो कोविड-19 का सिचुएशन है उसे ध्यान हटाने की कोशिश की जाएगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो संवेदना का फुल फॉर्म क्या है, ये है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। लंबा है नाम, सेंसाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। और इसमें जो टेली काउंसलिंग की जाएगी बच्चों की वो 3 कैटेगरी में। एक बच्चे जो क्वारंटाइन है या आइसोलेशन है या कोविड केयर सेंटर पे है जो आइसोलेशन में है। सेकेंड, वो चिल्ड्रन जिसके पेरेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स है या उनके जो नज़दीकी है कोई भी, अगर वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं मतलब जो पॉजिटिव हो गए हैं और जो बच्चे के ज़्यादा लगाव में है तो उनको भी देने की आवश्यकता है। चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट ड्यू टू कोविड-19, और वो चिल्ड्रन जिन्होंने अपने को खोया, अपने पेरेंट्स को खोया है कोविड-19 पैंडेमिक में, उनको भी टेली काउंसलिंग की जाएगी। तो ये है आपका टोल फ्री नंबर। तो आप अगर ऐसा आपके आसपास में दिख रहा है तो आप इस नंबर को शेयर कीजिए और बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमोरगाफ, क्या नाम है यार, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। सिमोर्ग जो सुपर कंप्यूटर है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरात, रसिया, ईरान या बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईरान। चलिए बात करते हैं। ईरान हैज़
लॉन्च इट्स सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम सिमोर्ग रखा है। और जो ये सिमोर्ग है वो कितना है, वो 100 टाइम्स है मोस्ट फास्ट देन जो अभी प्रेजेंट, जो मतलब प्रीवियस जो भी उसके पास ईरान के पास सुपर कंप्यूटर है उससे 100 गुना ज़्यादा फास्ट है। ये जो डेवलप किया गया है, ये किया गया है तेहरान अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तेहरान अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो है ये कहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर है, तो ये है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर ऑफ ईरान पे में। अभी ये कहाँ पे है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर ऑफ ईरान। अब बात करते हैं ये जो कैपेसिटी है सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर का, ये है 0.56 पेटा फ्लॉप, जो कि एक रिचा फ्लॉप तक अगले 2 महीनों में इसका जो है स्पीड बढ़ाया जा सकता है, परफॉर्मेंस कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा इसमें और मॉडिफाइड करके इसके जो स्पीड है उसको 10 पेटा फ्लॉप तक भी ले जाया जा सकता है। अब बात करें इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है, तो इंडिया में 2 सुपर कंप्यूटर है, एक है परम श्री AI और मिहिर, जो कि ये दोनों सुपर कंप्यूटर टॉप 500 जो वर्ल्ड का पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उसमें टॉप 500 के लिस्ट में आते हैं। एक का जो रैंक है वो है 63 रैंक, जो परम सिद्धि है उसका रैंक है कितना 63rd, और जो महिर ऐप है उसका है 146। और ये 2 सुपर कंप्यूटर है जो कि लेटेस्ट टॉप 500 में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है करंट अफेयर के उसके बारे में। तो भारत सरकार के द्वारा कस्टम अमेंडमेंट रूल्स 2021 लाया गया है। तो ये कस्टम अमेंडमेंट रूल्स 2021 क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बाउट चेंजेस इन द एक्साइटिंग कस्टम्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कॉन्सेंशल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स IGCR 2017 इन ऑर्डर टू बेस्ट ट्रेड फैसिलिटेशन। उसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इंट्रोड्यूस बाई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम थ्रू कस्टम इम्पोर्ट ऑफ गुड कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो ये है, कुछ पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, कस्टम अमेंडमेंट रूल्स 2021। अब बात करते हैं कि जो रिसेंटली है 6 हेरिटेज साइट को इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, जिसके कारण ये जो हेरिटेज साइट है ये 42 से बढ़ करके 48 हो गई। अब इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई है, ये हो गई है 48। इससे पहले जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको ऐड किया गया था एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब बात करते हैं जो 6 ऐड किया गया है उसका नाम देख लीजिए। तो ये फर्स्ट में है सतपुरा टाइगर रिजर्व, सेकेंड आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, जो वाराणसी का जो नदी का किनारा है, गंगा का नदी का किनारा, उसको ऐड किया गया है। हैर बंगाल मैथोलिक साइट, सीरियल नॉमिनेशन ऑफ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, बेदा घाट लेम्बा घाट इन नर्मदा वैली जबलपुर एंड टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। ये 6 साइट को ऐड किया गया। आप इस 6 साइट को याद कर ले, कहीं ना कहीं से पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक हुआ है, और ये जो ब्रेक हुआ है वेस्टर्न अंटार्कटिका से ब्रेक हुआ है, और जो इसका नाम है ये है A76, या नाम क्या है A76। इसका जो टोटल एरिया है वो है 4320 किलोमीटर स्क्वायर, और ये जो है अंटार्कटिका से ब्रेक हो करके वेडटेल सी में गया है। और एक नया A76 मतलब कि आइसबर्ग को स्पॉट किया गया है, किसके द्वारा, कार्पोनिजस सेनिटल-1 मिशन। सेनिटल-1 मिशन क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, जिसके द्वारा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के द्वारा इसको स्पॉट किया गया है, इसको खोजा गया है। और ये जो आइस ब्रेक हुआ है, जो आइसबर्ग का ब्रेक हुआ है, ये किसके कारण हुआ है, तो ये जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है रिसेंटली, मतलब आगे ये 50 साल में बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज आया है। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ये वहाँ का जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, पिघलने की वजह से वहाँ पे आइसबर्ग का ब्रेकिंग हो रहा है। ये आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है, और इसका टोटल एरिया 4320 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये
जितना मतलब ब्रेक हुआ है, ये क्या है कि ये अभी तो फ्लोट कर रहा है, जब ये पिघलेगा तो क्या करेगा, आइस लेवल को तो थोड़ा बढ़ाएगा ही, मतलब जो वाटर लेवल है समुद्र का उसको बढ़ाएगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए सक्सेस साथी पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।